हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो की अपडेट आपको बार बार मिलती रहे। और इस वीडियो में हम धातु और अधातु के 100 MCQ कवर करेंगे। और देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन NCERT से उठाए गए हैं और आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो MCQ बेस रहेगा, तो आपको क्वेश्चन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं पूरा NCERT कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको बस करना इतना ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो प्रोवाइड कर सके। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन करवाने के बाद हम इसको PDF भी देंगे और इसका आंसर भी देंगे, तो आप टोटल क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर सपोर्ट मिला तो हम पूरा साइंस कवर करा देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम में आपके टाइम है, तब तक पूरा साइंस हम कवर करा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक के कारण ही धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा अधातुवर्ध है? सबसे अधातुवर्ध कौन है? सोना है। सबसे अच्छा अधातुवर्ध कौन है? सोना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? सोना होगा। सोने की तन्यता सबसे अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चांदी। इसका आंसर क्या होगा? चांदी। और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक कौन होता है? इलेक्ट्रिक का भी सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी ही होता है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? चांदी ही होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुएं जैसे डैश और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक है। तो ऊष्मा के खराब चालक, इसमें सबसे खराब चालक कौन होगा? तो मरकरी को साथ भी रखा है, तो इसमें कौन होगा? लेड होगा। ठीक है, मरकरी और लेड जो होते हैं ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पारद। पारद या पारा, मरकरी। ये क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन? मरकरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। डैश वह एकमात्र अधातु जो द्रव है। तो वह एकमात्र अधातु कौन है जो द्रव है? तो वो क्या होगी? वो ब्रोमीन होती है। कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुओं का गलनांक सामान्यतः क्या होता है? धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक किसका होता है? इसमें सबसे कम गलनांक, इसमें दोनों तो दिया है, सीजियम और गैलियम का होता है। सीजियम और गैलियम। तो इसको आंसर के रूप में हम देखें तो कौन होगा? 1 और 3 इसका आंसर होगा। कौन होगा? 1 और 3। सीजियम और गैलियम का धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सामान्यतः धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन डैश एकमात्र अधातु है जिसे धात्विक चमक नहीं होती है। जिसमें धात्विक चमक नहीं होती है। तो कौन सा होगा वो? वो होगा आयोडीन। कौन होगा? वो होगा आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है? धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है? तो आप सभी जानते हैं कि हीरा होता है।
सबसे ठोस पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? हीरा होता है। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी कार्बन के ही अपरूप है, लेकिन इन सभी में कौन है? इन सभी में कौन है? हीरा जो होता है सबसे ठोस होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। कौन होगा वो? एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, तो वो कौन होगा? ग्रेफाइट। ये कौन होगा? ये होगा, ये ग्रेफाइट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है? तो उसमें देखिए क्या होता है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, और ये ठोस तो होते हैं, धातु तो होते हैं, लेकिन इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जाता है। ये होते कैसे? ये पनीर की तरीके से होते हैं। ठीक है, और ये वायु के साथ क्रिया करके जल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमेशा किस में रखा जाता है? जल के साथ भी क्रिया कर जाते हैं, तो इनको हमेशा किस में रखा जाता है? इनको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व तो इतना कम है जो पानी में तैरता है? तो ये पानी में तैरने वाला कौन है? ये इसका भी आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप के होंगे, हाइड्रोजन ही होंगे ना? हाँ, नहीं, ये हाइड्रोजन ग्रुप के नहीं होंगे, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च किसका गलनांक होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का। और ये कितना होता है आप याद रखेंगे? 3380। ठीक है, आपको एप्रॉक्स में कितना मिलता है? एप्रॉक्स में आपको मिलता है ये लगभग 3400, कहीं कहीं आंसर मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आपको एग्जैक्ट याद रखना है 3380। ठीक है, तो आपको इधर इसी के रेंज में आपको आंसर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में घुलकर बनाते हैं। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये अम्ल और क्षार के चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। जो जल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? जल में जब घुलेंगे तो क्या होगा? अब देखिए अधातु है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं ना। देखिए दो ही बात हम आपको बताएं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा अम्लीय। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का पदार्थ बनाता है। अब देखिए क्या होता है ये काले रंग का पदार्थ? ये होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। ठीक है, काले रंग का पदार्थ क्या होता है? ये होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। ऑक्सीजन के साथ यह मिलकर क्या बनाता है? काले रंग का पदार्थ बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें कौन कौन होंगे? इसमें यहाँ पे ZnO3 होना चाहिए, Al2O3। इसको आप ZnO3 कर लीजिए। वैसे ये भी ठीक है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिना, तो ये दोनों बनेंगे 1 और 2। 1 और 2 कौन सा आंसर है? 1 और 2 में बनेगा कौन सा? C वाला। ठीक है, C आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, आप जानते हैं उभयधर्मी उभयनिष्ठ से बना है।
निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डिबो कर रखा जाता है? तो वही बात हम आपको बताएं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, तो ये दोनों आंसर आपका होगा। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर किसकी परत बन जाती है? ये ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी? ऑक्साइड की। और देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक बार ये परत बन गई, अगर ये मान लीजिए ये धातु कोई है, ये कोई धातु है, ठीक है, अगर इस धातु पे ये मान लीजिए कि एक बार कोई परत बन गई, ये मान लीजिए ऊपर से ऊपर एक बार परत बन गई, तो ये फिर नहीं बनेगी परत। ऐसा नहीं है कि एक बार बनने के बाद भी इसके ऊपर परत बनती जाएगी। एक बार परत बन गई तो वो परत वहीं रहेगी, उसके बाद फिर से नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा परत बनेगा। ऑक्साइड की परत चढ़ जाती, पतली परत चढ़ जाती है और वो एक ही बार होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्साइड होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। तो क्या क्या होगा इसमें? होगा सोना और चांदी, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ताप, बहुत अधिक ताप भी रहेगा तो भी ये अपक्रिया नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि सोना और चांदी को गलाने के लिए किस में रखा जाता है? एक्वारेजिया में रखा जाता है, ठीक है। चांदी तो मान लीजिए साधारण बिना एक्वारेजिया के भी गल जाता है, लेकिन तो सोना जो होता है उसको एक्वारेजिया में गलाया जाता है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से बचाती है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एनोडीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से बचाता है? जो संक्षारण का मतलब क्या होता है? जो जंग लगने के बाद धीरे धीरे क्षरण होता है, उसी की बात करते हैं, ठीक है। जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे डैश है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या निकलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ अपक्रिया कौन करेगा? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, वही बात हम आपको बताएं कि इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए एक सीरीज हम आपको दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम और ठंडा जल, गर्म जल, सब इसमें सब होता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो ये भी क्या होता है? ठंडा जल, गर्म जल सबसे अपक्रिया कर लेता है। जो मैग्नीशियम होता है ये केवल गर्म जल से करता है, ये भी सभी से कर लेता है, कैल्शियम भी। और मैग्नीशियम जो होता है ये केवल किससे करता है? ये गर्म जल से करता है। केवल किससे करता है? गर्म जल से करता है। और एल्युमिनियम, जिंक और आयरन इसमें कहाँ है? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों जो होते हैं ये कौन से होते हैं? इसमें केवल भाप से अपक्रिया होती है। किससे होती है? भाप से। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम और जल के अपक्रिया के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें पूछा है कैल्शियम और जल के संबंध में कौन सी सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हाँ, शुरू करते हैं। कैल्शियम और जल के अपक्रिया के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें क्या होगा? इसकी तीव्रता अधिक होती है? नहीं, तीव्रता अधिक होगी तो ये रिएक्ट बहुत तेज करेगा, लेकिन तो ये रिएक्ट बहुत तेज नहीं करता है, तो यही पहले ही गलत होगा। ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो ठीक होगा। और यहाँ पे निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, तो सही बात है। ये हाइड्रोजन गैस देती है, अधिक ऊष्मा नहीं देती है, ठीक है। और कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बनेगा। इसकी तीव्रता कम होती है, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं? न तो ठंडे जल और न ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं, तो इसमें क्या होगा? ये तीनों होगा। वही हमने आपको बताया ना, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ठंडा जल गर्म जल के साथ कौन करता है? पोटेशियम करता है। और ठंडा जल गर्म जल भाप सबसे कौन करता है? पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम। और मैग्नीशियम किससे करता है? केवल गर्म जल से। एल्युमिनियम जिंक और आयरन किससे करते हैं? ये केवल भाप से करते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या दिया है? न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा आपका? इसमें बनेगा ये सभी, एल्युमिनियम जिंक और आयरन। ठीक है, ये किससे करते हैं? केवल भाप से। लेड कापर सिल्वर और एक और भी जैसी धातुएं जल के साथ अपक्रिया करते ही नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सोना। इसमें कौन होगा? सोना। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ सीरीज हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे चलता है, ये क्रियाशीलता कैसे होती है। जैसे अगर हम एक तरफ से इसको बता दें, ये होता है, ये जैसे सीरीज हम लिखेंगे आपको वैसे ही दिमाग में रखना है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी लेड ना, और हाइड्रोजन। बीच में हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको डिटेल में बताएंगे जब हम वन लाइनर नहीं पढ़ाएंगे तब। मरकरी और कापर, मरकरी और सिल्वर, और ये क्या होगा? सोना। ध्यान रखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। कापर और मरकरी, सिल्वर और क्या होगा? गोल्ड। तो ये जो क्रम है, इधर से बाएं से दाएं जाने पर ये धातुओं की सक्रियता क्या होती है? क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। एक्टिविटी क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो ये सीरीज आप याद रखेंगे, इसी क्रम में याद रखेंगे जैसे हमने लिखा है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला था? सोना। साधारणतः धातु प्लस तनु अम्ल प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी धातु है और फिर तनु या Cl आप मिला दिए, मान लीजिए कुछ भी मिला दिए, तो वो क्या बनता है? वो धातु के ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे हाँ, ये क्या बनेगा? ये लवण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई धातु हम लेंगे, फिर तनु अम्ल लेंगे, फिर यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमने मान लिया, अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने बोला यार, हमने यहाँ पे ले लिया NaOH, तो NaOH हमने अगर लिया प्लस इसको किससे क्रिया करेंगे? HCl से। HCl से क्रिया करेंगे तो ये क्या देगा आपको? ये क्या देगा? अगर ध्यान से देखें तो ये क्या मिलेगा? NaCl प्लस क्या मिलेगा? H2O। बैलेंस हो गया कि नहीं? NaCl ये लवण बन गया। ये जो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है उसी की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। तो आपका आंसर क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल आक्सीकारक है? प्रबल आक्सीकारक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसको नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। और ये जब अपक्रिया करता है तो ये क्या? ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, HNO3 क्या होता है इसका फार्मूला? HNO3। ठीक है, ये HNO3 होता है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। जब धातुएं डैश से अपक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती हैं।
किससे क्रिया नहीं करती हैं? देखिए ये हाइड्रोजन गैस कब नहीं निकालती है? जब वही नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो अति तनु अम्ल HNO3 से अपक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है? अब देखिए हमने तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, लेकिन एक धातु है, कौन सी है वो? एक नहीं दो धातु है, एक नहीं दो धातु है, वो कौन कौन सी है? मैंगनीज और कौन सा होगा? मैग्नीशियम। ध्यान रखिए दो धातुएं हैं जो तनु HNO3 से अपक्रिया करके क्या देती है? हाइड्रोजन देती है। तो वो कौन होंगी? वो होंगी मैंगनीज और मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं Mg और Mn। ठीक है, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर करने के लिए रहेगा तो ये कौन मिलेगा आपको? इसमें आंसर मिलेगा मैग्नीशियम। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु तनु HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती? तो ये कौन होगा? कापर होगा। ठीक है, कौन होगा? कापर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं या अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो वही क्वेश्चन आया था आपको, ये अम्लराज बोला। ठीक है, वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी, जैसे हमने दिखाया था आपको। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या क्या था? सोडियम, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, जिंक था, आयरन था, लेड था, हाइड्रोजन था, कॉपर था, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। ये सक्रियता का घटता क्रम था, लेकिन अगर दाएं से बाएं आएंगे तो कौन सा क्रम मिलेगा? बढ़ता क्रम मिलेगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन गिव्स A का लवण विलयन प्लस धातु B। उपरयुक्त अपक्रिया को देखते हुए सही कथन को चुने। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे दिया है ये धातु कोई है, ये कोई धातु है, और यहाँ पे क्या होगा? ये धातु का लवण विलयन है। ये तो कोई धातु है और ये धातु का कोई लवण विलयन है, और ये देता क्या है? ये देता है A का लवण विलयन प्लस धातु B। तो यह उपरयुक्त अपक्रिया किसमें है? ये अधिक क्रियाशील होगी तभी लवण के साथ विलयन बनाएगी। धातु लवण के साथ विलयन बनाएगी तो ये लवण को निकालेगी, अन्यथा अगर कम क्रियाशील होगा तो ये देगा नहीं। ठीक है, और आंसर इसका देख लेते हैं। तो पहला तो ठीक बन रहा है, और पहला ठीक बन रहा है, ऐसा कोई आंसर नहीं कि और किसी को देखें। धातु B A से अधिक क्रियाशील है, ये तो गलत है। अगर B अधिक क्रियाशील होगा तो कहाँ रिएक्ट करेगा? A धातु B से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि धातु की ही बात किया है। क्लियर है? और ये तो विलयन है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हम वहीं आपको दिखाए थे जो श्रेणी, अगर वो याद है तो आप बना लेंगे इसको। ये कौन सा होगा? ये होगा पोटेशियम। उसके बाद कौन सा आएगा? सोडियम। उसके बाद कौन सा आएगा? कैल्शियम। उसके बाद कौन सा आएगा? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा आएगा? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच में हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। क्लियर है? बार बार इसको आप लिख लीजिए कहीं, वो जो सीरीज हम दिखाएं उसको आप याद कर लीजिए। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब देखिए क्या होता है, ये इसको हम बता दें आपको। जब आप बिठाएंगे तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यही तो सीरीज होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आवर बन गए। अब देखिए ध्यान से, अगर जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है। तो अगर आप 2, 8 किए तो फिर ये 8 यहाँ चाहिए, लेकिन बनेगा कितना? 7।
ठीक है, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। उम्मीद है क्लियर होगा। धातु और अधातुओं के बीच कौन सा आबंध उपस्थित रहता है? ये देखिए ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एलपी के एग्जाम में पूछा गया था। और ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? ये कौन होगा आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य? तो इसको हम देख लेते हैं। यह ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर, नहीं ये गलत है, ये तो ठीक है, ये ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, सही बात है। आयनिक यौगिक जो होगा उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यह जल में घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि आयनिक यौगिक है ना। और अगला है ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है, लेकिन गलित अवस्था में नहीं करता। यही बात गलत है। यही बात क्या है? यही बात क्या है? गलत है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, बल्कि गलित अवस्था में करता है। ठीक है, उल्टा लिखा गया ये बात, तो ये क्या होगा? गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। देखिए, जो भी पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं खनिज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खनिज। अगर कोई पदार्थ पृथ्वी पर बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है तो उसको खनिज नहीं बोलते, लेकिन वही अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? खनिज बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें अगर हम देखें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सभी को दिया है। इसका आंसर कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 भी बनेगा ना। तो ये आंसर इसका कौन सा बनेगा? सी। ये क्या होता है? कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये कभी ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे और कभी इसमें हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। इसमें ऑक्साइड के रूप में मिलते ही मिलते हैं। जो भी अगर प्राप्त होंगे तो जब भी प्राप्त होंगे किस रूप में प्राप्त होंगे? ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, या इसके साथ हाइड्रोजन मिल सकता है, लेकिन ये अकेले कभी भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पे कौन होगा? Au। सोना जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम एक बार फिर आपको क्लियर कर दें कि जब भी इसको अलग करते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए कि ये इसमें ऑक्साइड के साथ प्राप्त होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर इसको हमको अलग करना है, पोटेशियम को अलग करना है, उसके ऑक्साइड को अलग करना है, तो इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, विद्युत अपघटनीय अपक्रिया करते हैं, तब जाके ये अलग होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और इसका आंसर क्या बना था? इसका आंसर सोना बना था। ठीक है, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर थोड़ी मात्रा में पाया जाता है तो उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गैंग उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है, जो मिट्टियाँ, अशुद्धियाँ, रेत आदि का खनिज पदार्थों मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? गैंग बोलते हैं। सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये सभी को मालूम है, ये किसका है? मरकरी का, पारा का। और ये इसी को क्या बोलते हैं? सिनेबार को ही HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड। और इसको क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, सिनेबार प्लस ऑक्सीजन को गर्म करेंगे, सिनेबार प्लस ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड। और वहाँ से सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वही तो बोला है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका? इसका आंसर क्या बनेगा? HgO। कौन सा बनेगा? HgO। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें कौन होगा?
इसमें कौन होगा, वायु में कौन गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं, इसको इसमें मरकरी होगा, ठीक है। और ये किस रूप में प्राप्त किया जाता है, ये भर्जन के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये किस रूप में प्राप्त किया जाता है, भर्जन के रूप में, ठीक है। आप सॉरी ये भर्जन के रूप में, हाँ ये भर्जन के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। कई बार आप पढ़ेंगे, कक्षा 10 में ही मिलता है। और ये जो भी कवर हम कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये 9 और 10th के ही बेस पे हैं। डिक्टो क्वेश्चन उठा करके एग्जाम में डाले गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भर्जन होगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तापन, कैल्सिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। पहले अच्छा इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे भर्जन वाला जो क्वेश्चन था, इसका अगर हम रिएक्शन लिखें आपको सामने, तो क्या लिखेगा, जिंक सल्फाइड प्लस O2, और इसको गर्म करेंगे तो ये क्या देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर इसे में नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इसके लिए हम रिएक्शन की बात करें तो क्या बनेगा, इसके लिए अगर ये देखें हम, तो जिंक प्लस ले लिया CO3, ठीक है। क्योंकि ये बोला क्या, किसके साथ बोला है, आपको ध्यान रखना है, कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या लिया, CO3। तो जिंक के साथ हमने लिया CO3 और ये गर्म किया तो ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निस्तापन, या इसी को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का। वो तो सभी जानते हैं, किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का, ठीक है। थर्मिट अपक्रिया, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्मिट अपक्रिया क्या होता है, पहले हम इस अपक्रिया को आपको समझा दें। देखिए क्या होगा कि अगर जब भी हम इधर मान लेते हैं जिंक है, जिंक, आयरन और लेड, इन सब को मान लीजिए, इसमें हम कोई भी मान लीजिए कोई भी पदार्थ ले लेते हैं। जैसे हमने लिया फेरिक ऑक्साइड और इसको एल्युमिनियम के साथ गर्म किया, तो ये क्या मिलेगा, Fe प्लस एल्यूमिना मिलेगा, Al2O3, ठीक है। और प्लस जब भी ये अपक्रिया करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उष्मा इसमें से रिड्यूस होती है, इसमें से बहुत ज़्यादा उष्मा रिड्यूस होती है। और ये जो उष्मा रिड्यूस होती है, ये क्या होता है, बहुत तेज होती है, ये बहुत तेज होती है। और जो रेलवे के ट्रैक होते हैं उसको जोड़ने में, उसी के पटरियों को आप जोड़ने में ये क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। ये बात आप इसी से ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग रेलवे की पटरी एवं मशीन के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। इसमें अधिक उष्मा निकलती है, यह धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन बनेगा, सभी बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डैश से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो वही बात है, ये विद्युत अपघटन से होता है, ये तो सबको पता है। कौन सा होगा, विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं जंग बोलते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उसकी सतह पर की परत बन जाती है।
तो किसकी परत बन जाती है ये? सिल्वर सल्फाइड की। ये किसकी परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड की। Ag2S सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ठीक है। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है और उसके सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत बन जाता है, जिससे कॉपर की सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये किस तरीके का हो जाता है? ये हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए क्रोमियम लेपन होता है, मिश्र धातु बना करके होता है और एनोडीकरण भी होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आल बनेगा। लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यशद लेपन। आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं? यशद लेपन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आप याद रखेंगे। और इसमें इसमें क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं, कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और नर्म लोहा होता है उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या होता है? 0.05% कार्बन यूज किया जाता है ताकि लोहा कठोर बन सके। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये नर्म होता है, इसीलिए होता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसे हमें प्राप्त होता है, निकिल और क्रोमियम मिलाने पर क्या होता है? इसे मिलता है स्टेनलेस स्टील। जो पीतल होता है वो किसका होता है? तांबा और जिंक होता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है? मिश्र धातु है ना, तो ये क्या होगा? समांगी होगा। ये कैसा मिश्रण होगा? समांगी होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह काफ़ी नर्म होता है। ठीक है, ये काफ़ी नर्म होता है। ठीक है, इसमें भी उसको कठोर बनाने के इसमें कुछ मात्रा में कार्बन का यूज किया जाता है, या सॉरी कार्बन का नहीं, कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अमलगम। अगर कोई भी मिश्रण है आपके पास, अगर उसमें अगर मान लीजिए पारा है तो उसको आप अमलगम बोल सकते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का, तांबा और जस्ते का। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन अपक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो अगर हम देखें तो AgNO3 विलयन जो होता है कॉपर धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? ये विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं हो गया। NaCl विलयन का, पर NaCl विलयन जो होता है वो कॉपर, देखिए वही जो हम क्रियाशीलता श्रेणी आपको दिखाए थे वहीं से है। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसमें कौन सी होगी? जंग से बचाने के लिए किसका होता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये क्या हो सकता है? ये होगा कैल्शियम। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय हो जाता है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, इसके रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिया कैल्शियम लिया, इसको किसके साथ गर्म किया? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देगा? CaO और यहाँ पे क्या मिलेगा? क्विकलाइन, या इसी को बोलते हैं कली चूना। ठीक है,
खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर ऑक्सीजन के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ये तो रीजन है नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। नहीं, टीन का गलनांक कहाँ अधिक होता है? अरे जिंक का गलनांक कहाँ अधिक होता है? जिंक की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो टीन की अपेक्षा जिंक नहीं, ये भी नहीं है। अभी हमने देखा क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक लगभग लास्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टीन की अपेक्षा जिंक हम कम क्रियाशील है, तो ये आंसर बनेगा आपका। सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पर क्या होगी? तो ये क्या कर देता है, ये गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ये फिर से देखते हैं। सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होती है? तो यह नीली लिटमस को, यहाँ तो वैसी कोई बात नहीं, लाल को ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। एल्युमिनियम अत्यंत अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या होगा? क्योंकि ये जो होता है ये अधिक चमकीला होता है, ये गलत बात। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये गलत बात। यह सस्ता है, नहीं, अभी बोला ना क्या है, क्रियाशील है। ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है, क्योंकि कॉपर खट्टे पदार्थ से जल्दी अपक्रिया करता है। नहीं, गलत है। कॉपर की सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाता है, यही बात सही है। और अगले ऑप्शन को भी पढ़ लें। खट्टे पदार्थ क्षारीय होते हैं। खट्टे पदार्थ क्षारीय होते हैं? नहीं, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु के संबंध में असत्य है? तो धातु के संबंध में कौन असत्य है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह विद्युत धनात्मक तत्व है। यह विद्युत धनात्मक तत्व है। किसके लिए बोला? धातु के संबंध में असत्य पूछा है ना, तो असत्य ये तो ठीक है। यह विद्युत धनात्मक तत्व है, ये तो बात सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये भी बात सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये गलत बात है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है, तो यही गलत होगा। और ये सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, ये भी बात सही है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धातु कर्म। इसको क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करता है? उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करता है, ये कौन होगा? ये गोल्ड होता है, सोना। एक्स एक अधातु है, लेकिन इसमें धातु के जैसे चमक होती है। एक्स क्या है? एक्स आयोडीन हो सकता है, तभी तो होगा। जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है, तब इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग का परत बन जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? ये देखिए, ये कॉपर कार्बोनेट होता है। ये कौन सा होता है? कॉपर कार्बोनेट। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। जो लिस्ट है जेई आरआरबी जेई वाला, उसको भी हम कवर करवाएंगे आपको। तो इसमें कौन सा होगा? कॉपर कार्बोनेट। साधारणतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन वाई एक ऐसा धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से ही गल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या बनेगा? सीजियम और गैलियम होता है। ये ए और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। शुद्ध लोहा बहुत नर्म होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें क्या मिलाया जाता है? वही बात हम बताएं आपको।
कार्बन मिलाया जाता है। पीछे क्वेश्चन हम बताए थे। टंगस्टन का गलनांक, देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। इसका एग्जैक्ट होता है 3380। कितना होता है? 3380 डिग्री। लेकिन आप यहाँ भी आप इसके नियरेस्ट में सबसे कौन है? ये 3400, तो आंसर इसका यही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं? तो सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? ये सोने का अयस्क है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो ये आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। किसको? आयरन पायराइड्स को। सोना का कृत्रिम रूप किसे कहा जाता है? सोना का कृत्रिम रूप किसे कहा जाता है? तो ये होता है रोल गोल्ड। ठीक है, ये क्या होता है? रोल गोल्ड। और ये क्या होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है। ठीक है, Cu 90% और एल्युमिनियम क्या होता है? 10%। यही मिश्रण क्या होता है? रोल गोल्ड होता है। किसका उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग किसका किया जाता है? ओरिक क्लोराइड का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाने से मना किया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अपक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनाता है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। यह काले रंग का पदार्थ क्या है? तो ये क्या होता है काले रंग का पदार्थ? ये होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उपभोग करने वाला देश, तो ये तो भारत है। ये जीके का क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? ये तो फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को और क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। ठीक है, लूनर कास्टिक। और इसका फार्मूला क्या होता है? AgNO3 होता है। और जब वोटिंग किया जाता है तो वोटिंग के समय हम इसी का यूज करते हैं। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सी रोग हो जाती है? कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको हम देख लेते हैं ना। जब कैडमियम होगा, कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो ये यहाँ क्या होगा? इटाई। ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला है, किसकी बोला है? हाँ, ये तो बोला ना कॉपर के साथ। तो कॉपर के साथ क्या होगा? विल्सन रोग होता है। कॉपर के साथ किसका होता है? विल्सन रोग होता है। और मिनी माता किससे होता है? मरकरी से होता है। ठीक है। चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। किसका होता है? जिंक फास्फाइड का। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और ये ग्रुप नंबर किसका होता है? ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। किसका है? ग्रुप नंबर 14 का। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अच्छा, ये तो क्वेश्चन 1 आ गया क्या? फिर से सबसे हल्की धातु। अच्छा, यहाँ से फिर से क्वेश्चन रिवर्स हो गया है। ओ फिर से ये क्वेश्चन डील कर चुके हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन होगी? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये कौन होगी? लिथियम। ठीक है। और सबसे भारी धातु कौन सी होगी? सबसे भारी की बात करें तो ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी की बात करें तो ओस्मियम होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने को आभूषण से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे यह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन पहले की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत ही दुखी होती है तथा
तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति का झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो ये विलेन क्या हो सकता है? ये विलेन हो सकता है एक्वारेजिया। ठीक है, वो क्या होता है, वो इसमें डालेंगे तो सोना क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, पिघल जाएगा। तो ये जो थे, ये हमने 100 MCQ धातु और अधातु पे कवर किए, और ये सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बेस है। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए, 2-3 बार देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और अगर एक बार फिट हो गया तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा, आप अगर धातु और धातु से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, तो यहीं से आएगा। आपको इस बात की जरा सा भी टेंशन नहीं लेनी है कि आप क्वेश्चन धातु और धातु से कहीं से और भी आ सकता है, यहीं से आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इसके साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।